Historical Backgrounds and Making of the Constitution, Chapter POA01 FCAT Focus. जय हिंद गर्ल्स एंड बॉयज एंड वेलकम टू ओलिव डिफेंस एंट्रेंस एकेडमी। आज का टॉपिक है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये सिर्फ डेट्स और एक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे एक देश की रूलर बन गई और फिर उसी देश के लोगों ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। बात शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ट्रेडर बन के आए और रूलर बन बैठे। 1700s के आखिर में ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंसर्न हुआ। सवाल ये था कि क्या एक प्राइवेट कंपनी को पूरे देश का राज करने का हक देना सही है। तो 1773 में पार्लियामेंट ने एक जवाब दिया। ये जवाब था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पार्लियामेंट ने कंपनी के काम पर कंट्रोल ले लिया और एक नई पोजीशन बनाई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगले साल 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स इस पोजीशन पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। कंपनी अब भी थी, लेकिन पार्लियामेंट की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, कंट्रोल और बढ़ाना था। 84 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसने एक अजीब सा सिस्टम बनाया, डुअल कंट्रोल सिस्टम। कंपनी और ब्रिटिश क्राउन दोनों के हाथ में पावर आ गई। जानबूझकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ताकि कोई बहुत पावरफुल होने की कोशिश न करे। इसी तरह 1800s में कई चार्टर एक्ट्स आए। हर एक्ट ने कंपनी की पावर्स को थोड़ा थोड़ा कम किया। यह प्रोसेस था स्लो, कैलकुलेटेड एंड डेलिबरेट। पहला बड़ा झटका आया 1813 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी। अब दूसरे ट्रेडर्स भी भारत आ सकते थे। और इसी एक्ट ने एक और काम किया, एजुकेशन के लिए 1 लाख का एनुअल बजट दिया। भारत का पहला ऑफिशियल एजुकेशन बजट। छोटा अमाउंट था, लेकिन आइडिया बहुत बड़ा था। पहली बार एक कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि यहाँ के लोगों को पढ़ना जरूरी है। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। इसने कंपनी को ऑर्डर दिया कि आप अपनी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करें। कंपनी अब सिर्फ एक गवर्निंग बॉडी बन गई। ट्रेडर तो अब पक्का रूलर बन चुका था। फिर 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कंपनी फेल हो चुकी है, अब डायरेक्टली क्राउन शासन करेगा। इसके लिए 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। सारी पावर ब्रिटिश क्राउन को मिल गई। क्वीन और किंग की गवर्नमेंट सीधे भारत पर राज करने लगी। और एक इंटरेस्टिंग बात, लॉर्ड कैनिंग जो कंपनी के लास्ट गवर्नर जनरल थे 57 तक, वही भारत के पहले वाइसराय बने 58 में। एक इंसान, दो अलग रोल्स, दो अलग युग। 1900s में इंडियंस ने सेल्फ रूल मांगना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ छोटे छोटे कदम भी उठाए। 1909 में आए मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू किए, यानी मुस्लिम वोटर्स अब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते थे। ये माइनॉरिटी राइट्स की तरफ एक कदम तो था, लेकिन यहीं से एक डिवीजन का बीज भी बोया गया। 10 साल बाद 1919 में एक और बड़ा रिफॉर्म आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसने प्रोविंसेस में एक नया सिस्टम लाया, डायरकी। डायरकी का मतलब एक ही प्रोविंस में दो तरह का शासन। एजुकेशन और हेल्थ इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए गए। फाइनेंस और पुलिस ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास रहे। यह एक अधूरा कॉम्प्रोमाइज था जो किसी को पसंद नहीं आया। इस अधूरेपन का जवाब आया 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अब तक का सबसे एम्बिशियस एक्ट था। डायरकी खत्म हो गई, प्रोविंसेस को मिली ऑटोनॉमी। पहली बार इंडियंस अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खुद चलाने लगे। और इस एक्ट ने 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट्स भी दी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये स्ट्रक्चर बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। 1946 तक आजादी करीब आ चुकी थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ये असेंबली भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली थी। ये कोई रेवोल्यूशन नहीं था, ये एक प्लान ट्रांजिशन था। शुरू में असेंबली में 389 मेंबर्स थे, लेकिन 1947 में पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग देश बन गया और असेंबली में 299 मेंबर्स रह गए। इस असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस दिन हिस्ट्री बदलना शुरू हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगभग 3 साल लगे। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ
और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। इसी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। इस असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, इसलिए उन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से नहीं बना। ये लगभग 200 साल के कॉलोनियल रूल का रिजल्ट है। कंपनी रूल से क्राउन रूल तक हर एक्ट ने कुछ न कुछ बदला। कुछ एक्ट कंट्रोल चाहते थे, कुछ रिफॉर्म्स थोड़ा थोड़ा देते थे, और कुछ लीडर्स थे जो ज्यादा मांगते थे। एस्पिरेंट्स के लिए ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट्स क्यों हैं, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए इसकी गहरी कमिटमेंट कहां से आई। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओलिव डिफेंस एंट्रेंस एकेडमी की ऑनलाइन जूम क्लासेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। हिस्ट्री को रटना नहीं है, इसे समझना है। पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और याद रखिए। जय हिंद।